हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस में जो हम डायमेंशंस की जो कैटेगरी पढ़ रहे थे और जो डायमेंशंस में हमारे टाइप्स पढ़ रहे थे, किस तरह से हम लोग जो डायमेंशंस उसको देखते हैं और डायमेंशनल इक्वेशंस और डायमेंशनल एनालिसिस हम किस तरह से कर रहे थे उसको हम लोगों ने कल देखा था। तो आज की क्लास में हम करने के वाले हैं कि डायमेंशंस के जो कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, हम लोगों ने कल एक डायमेंशन की प्रॉपर्टी भी देखी थी और आज उसी के हम एप्लीकेशंस कुछ करने वाले हैं कि क्या एप्लीकेशंस हम अप्लाई करके हम अपनी मॉडर्न डे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन कुछ इस तरह से होता है कि हम लोग करते क्या हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक बेसिकली समझ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका एप्लीकेशन है क्या ये। तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास मान लो कि कोई इस तरह से सवाल दिया गया है कि हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी गई, लाइक हमारे पास दिया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर, मान लो कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल सिस्टम है, उस पर्टिकुलर फिजिकल सिस्टम का कुछ टाइम पीरियड है। मान लो टाइम पीरियड को हम बोलते हैं टी से, ठीक है, टाइम कैपिटल टी दिखा लेते हैं चलो, कि उस पर्टिकुलर फिजिकल सिस्टम का जो टाइम पीरियड है दैट इज टी, ठीक है। तो उस जो पर्टिकुलर फिजिकल सिस्टम में टाइम पीरियड टी के अलावा उसका कुछ मास है, उस मास को हमें दे दिया गया एम, ठीक है। या मान लिया कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम था, ठीक है ना, फिजिकल सिस्टम में हमने क्या मान लिया, सिंपल पेंडुलम। और उस सिंपल पेंडुलम में हमको दिया गया कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लो अगर नहीं पता है आपको। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, हमारे पास सिंपल एक धागा होता है, उस धागे में आपका एक बॉब लटका होता है, एक लोलक लटका हुआ होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। और जब भी आप इसको इस तरह से खींचते हैं तो ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है। सिंपल मैं आपको अगर इसका एग्जांपल दिखाऊं तो लेट मी गिव अ मिनट। देखो ये मेरे पास एक चार्जर है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया कि ये हमारे पास बॉब लटका हुआ है और ये इसकी स्ट्रिंग है। मान लो इसकी लेंथ हमने मान ली L और इसका मास मान लिया हमने M। तो अब करता हूँ, देखो ध्यान से, करते क्या हम लोग कि जब इसको हम कुछ दूरी पे लाके छोड़ते हैं तो क्या करता है, ये ऑसिलेट करता है। बात समझ आ रही? तो जब ये ऑसिलेट करता है तो देखो ध्यान से, मान लो मैंने यहां से छोड़ा, ठीक है, ध्यान से देखना क्या होगा, ये यहां से ये जाके यहां पर वापस आया, तो इतनी देर में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, या हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल, ठीक है ना। तो ये जो टाइम पीरियड होता है यहां से यहां तक जाने और वापस आने में जो लगा हुआ टाइम होता है, ये टाइम आप क्वेश्चन में दिया गया है कि ये टाइम मास पे डिपेंड करता है। उसमें बोला गया कि मास पे डिपेंड कर रहा है। अब एक्चुअल में देखेंगे किस तरह से वो डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज क्या बोला गया कि इस मास पे डिपेंड कर रहा है, इसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी लंबी। या मान लो अगर हम रस्सी की लंबाई मान लो बढ़ा दी, अगर रस्सी की लंबाई बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। रस्सी की लंबाई मान लो मैंने आधी कर दी, रस्सी की लंबाई मैंने कितनी कर दी, आधी कर दी, तो टाइम पीरियड मान लो और कम हो गया। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक भाई, किस पे और किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। ठीक। दूसरी चीज आपने सुना होगा कि एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्ड सुना है, स्मॉल जी। ये क्या होता है आप समझ सकते, समझाते हैं। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, मान लो हमने हमारे पास सेब था, जो न्यूटन वाला सेब था, वो हमने सेब लिया और सेब को छोड़ दिया, तो सेब जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हिंदी बोलते हैं इसको गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपसे बोला क्या किया कि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड सिंपली एम, एल और जी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने मान लिया कि जो टाइम पीरियड है कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि वो एम की पावर ए पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एल की पावर बी पे डिपेंड कर रहा है और जी की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जी क्या था हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का सिंपल हम लोगों ने कल डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था याद करो। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया था वो आया था एल टी रेज़ टू पावर -2, याद है, ठीक। अब देखो हम लोग करते क्या, कल हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डायमेंशंस की। क्या पढ़ी थी कि जो हमारा एलएचएस होता है और आरएचएस होता है, दोनों साइड में जो डायमेंशंस होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक भाई। इसको हम एक काम करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटा के मैं कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो जो टाइम पीरियड होगा वो के कांस्टेंट है, कोई यहाँ पर के इज इनटू एम पावर ए, एल रेज़ टू पावर बी और जी रेज़ टू पावर सी पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है, ठीक भाई। अगली चीज क्या है, देखो ध्यान से, कि अगर ये इस पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है, हमने क्या मान लिया
देखो यहाँ पे इस तरफ क्या है, टाइम, और इधर क्या हमारा मास है, लेंथ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इधर की जो डायमेंशंस होनी चाहिए और इधर की जो डायमेंशन होनी चाहिए दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। इधर की डायमेंशंस और इधर की डायमेंशन जो हो वो आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक भाई। तो इधर की डायमेंशन देखो क्या है, इधर केवल टाइम है और टाइम की डायमेंशन सिंपल क्या होती है, टी, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर। दूसरी चीज इधर देखो क्या है, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो सिंपल मास, मास की डायमेंशन कैपिटल एम, ठीक है ना, पावर ए। एल लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल पावर बी, ठीक है। अगली चीज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन क्या है, एल टी पावर -2, इसकी डायमेंशन क्या है, सी। बात क्लियर है, इसको ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, m रेज टू पावर a, ठीक है, l रेज टू पावर b, ठीक। और यहां देखो ये क्या होता जाएगा, l पावर c जब ओपन करेंगे ब्रैकेट, और ये क्या हो जाएगा, t रेज टू पावर -2c। ऑलराइट, यहां पे देखो ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए तो इनकी पावर को हम लोग जोड़ देंगे, क्या आ गया यहां से, m पावर a l पावर b प्लस c इंटू टी रेज टू पावर -2c। सही लिखा है। इधर क्या हमारे पास केवल t, और m की पावर है इधर कितनी, इस तरफ 0 है, और l की पावर भी कितनी है, 0, t की पावर 1 है। इसको तो इसी को लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ m l है नहीं तो उसकी पावर में 0 दिखाते सिंपल। अब मैं करना क्या है, दोनों तरफ करना है हमको कंपैरिजन। याद करो बताया था ना कि दोनों तरफ की जो डायमेंशन होनी चाहिए दोनों सेम होनी चाहिए, तो हम लोग कर लेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन करेंगे तो देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, b प्लस सी, उधर l की डायमेंशन, सॉरी l की डायमेंशन कितनी है, b प्लस सी, इधर l की डायमेंशन कितनी है, 0, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। उधर t की डायमेंशन है -2c, और इधर t की डायमेंशन है 1। यहां से देखो c की वैल्यू आ रही है, c की वैल्यू यहां से आ गई -1/2। बात क्लियर है। c की वैल्यू अगर -1/2 आ गई, यहां उठा के रख देंगे तो b, c की जगह क्या रख दिया, -1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2, ठीक भाई। अब करेंगे क्या, इस वाले फॉर्मूले में यहां पर जाके हम वैल्यू रख देंगे, तो जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू के m पावर a यानी m पावर 0, l की वैल्यू कितनी आई 1/2 यानी l पावर 1/2, g की वैल्यू कितनी है, सॉरी c की वैल्यू कितनी आई -1/2, तो ये आ गया -1/2। सही है, देखो ध्यान से, m पावर 0 तो हटा दो m को, k l पावर हाफ यानी इसको क्या लिख सकते हैं, √l। ये क्या लिखा, -½ तो हाफ जब नीचे लाएंगे तो जाएगा +½ और +½ को क्या लिख सकते हैं, √g। तो हमने सिंपल इसको किस तरह से लिख दिया, t इज इक्वल टू k√l/g। ये आएगा इसका फॉर्मूला। हम लोग बन गए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। हम लोगों ने भी क्या कर दिया, फॉर्मूला। हमें कोई फॉर्मूला तो पता नहीं था, हमें क्या पता था कि सिर्फ जो टाइम पीरियड है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, हमें सिर्फ इतना पता था, और हमने उससे क्या कर दिया, एक फॉर्मूला निकाल दिया पूरा। बात क्लियर है। टाइम पीरियड जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है, ये कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, इसको हम लोग आने वाली क्लासेस में, जब हम लोग अभी मैकेनिक्स की शुरुआत कर देंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो टाइम पीरियड होता है वो कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करता, इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी होते हैं। बात समझ आ रही है। जैसे अभी हम लोगों ने इस पेंडुलम की बात करी थी, ये जो हमारे पास पेंडुलम था, इस पेंडुलम में हम लोगों ने क्या किया था, ये हमारे पास मास लटका हुआ था। अब सोचो ये मास हटा के हम कोई भारी मास लटका दें और इसकी जो लेंथ है, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ जो है हम लोग सेम रखें, तो ये जो हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ रहा होगा वो केवल और केवल मास पे डिपेंड करता है, यानी मास बदलने पे टाइम पीरियड चेंज नहीं होने वाला। यानी जितनी देर में अभी ये यहाँ से यहाँ वापस आएगा, उतनी देर में इसको हम अगर 1 किलो की जगह 10 किलो लटका देंगे तब भी इतनी देर में वापस आएगा। बात क्लियर है ना। तो सिंपल हमने क्या देख लिया कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। एक्चुअल में यहाँ पे जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू भी कुछ निकल के आती है, वो हमारी के की वैल्यू एक्चुअल में 2 पाई होती है, उसके हमें यहाँ पे कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको सिंपल के याद रखना है, हम लोग किस तरह से 2 पाई आती है आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पे कोई रूल नहीं है, तो इसको आप नोट करो फटाक से। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एक सवाल हम लोगों ने ये कर लिया कि किस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर जो हमको रिलेशन दिया, सॉरी एक हमको जो पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है उस पर्टिकुलर कंडीशन से हम लोग रिलेशन तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक आपको मैं सवाल देता हूँ, आप खुद भी उस सवाल को ट्राई करेंगे, ठीक है ना। सवाल कुछ इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। मान लो कोई एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल इस तरफ मोशन कर रहा है, सिंपल लीनियर मोशन कर रहा है, इसका मास मान लो v, सॉरी m है, और इधर v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक भाई।
आपसे बोला गया कि बताओ जब ये चल रहा है तो किसी इंस्टेंट पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, आपसे ये कंडीशन दी गई है आपको कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके मास पर और इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। बात क्लियर है? तो आपसे बोला गया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन के, एम एंड वी। बात क्लियर है? तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो और फटाक से क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राई कर लिया? अब देखो करने के वाले सिंपल तरीका वही, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a, m पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर में a लगा दिया और v की पावर b। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटा दो, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा दो, k इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे कांस्टेंट k तो मानेंगे नहीं क्योंकि k हमारे पास दिया हुआ, तो हमने मान लिया कांस्टेंट कोई c है। ठीक है, c m पावर a v पावर b। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। के क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेसिकली जो एनर्जी होती है वो वर्क के बराबर होती है। एनर्जी और वर्क आपस में बराबर होते हैं। अब कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क में शायद आपको काइनेटिक एनर्जी या वर्क आपको होमवर्क में दिया था, आपसे बोला था इसकी आपको डायमेंशन निकालनी है, याद है ना? तो अगर आपने निकाली होगी तो आपकी जो डायमेंशन आई होगी वो कुछ इस तरह से आई होगी कि वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी आ गया हमारा ml² t रेज़ टू पावर -2। जहां तक मुझे याद है कि इसकी डायमेंशन आएगी क्या आएगी, ml² t रेज़ टू पावर -2। किस तरह से करेंगे, देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, क्या हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास की डायमेंशन m, एक्सीलरेशन की डायमेंशन l t पावर -2, s की डायमेंशन l, तो क्या आ गया ml² t रेज़ टू पावर -2। सही है, वही हम लोग यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इधर क्या आ गया, कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, m की डायमेंशन कैपिटल M। ठीक है, इसकी पावर a। v क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, l t रेज़ टू पावर -1, इसकी पावर b। ठीक है ना? अभी आपको सिंपल है डायमेंशन का खेल और कुछ भी नहीं कर, डायमेंशन लगाना आपने नहीं सीखा अभी तक, तो आप पिछली वाली क्लास में जाके सीख लीजिए। ठीक है ना, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। देखो ml² t रेज़ टू पावर -2, इधर क्या आ गया, देखो ध्यान से, m पावर a, l रेज़ टू पावर b, t रेज़ टू पावर -b। करेक्ट है, जहां तक मैंने करेक्ट लिखा हुआ है इसको। ठीक भाई, सही है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर m का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर m की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर कितनी है a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। सिंपल, यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब देखना बच्चों, l पावर कितना है b, और यहाँ पे l की पावर कितनी 2। अब चाहो इसका कंपैरिजन करा लो, यहाँ क्या है -b और यहाँ क्या है -2, तो बात तो वही लिखिए, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात देखिए, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 2, और a की वैल्यू कितनी आ रही है 1। बात समझ आ रही है? ए बी की वैल्यू निकालें। अब ए बी की वैल्यू निकाल के हमको करना क्या है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ध्यान से पुट करने पर क्या आएगा, k इज इक्वल टू सी एम रेज़ टू पावर a की वैल्यू 1, यानी सी एम इंटू वी पावर b, b की वैल्यू कितनी आई 2, तो v रेज़ टू पावर 2। ध्यान से देखो क्या k क्या आ गया, cmv², यानी c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, और एक्चुअल में जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, और उसकी वैल्यू आती कितनी है, k इज इक्वल टू, हम लोग मैथमेटिकली भी आगे इसको करने वाले हैं, आगे आने वाली वर्क एनर्जी, तो सॉरी जो हमारा वर्क पावर एनर्जी वाला टॉपिक है हम लोग उसको करने वाले। k की वैल्यू क्या आ गई, ½ mv²। अब यहाँ पे देखो, जब भी एग्जाम में आपसे बोलेगा तो एग्जाम में किस तरह से देगा कि आपसे बोला गया है कि जो काइनेटिक, या ये आपको रिलेशन पूरा दिया गया है कि जो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जो हम लोग सवाल बोला था कि एक ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान सुनना, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अब दूसरी चीज क्या बोलेगा आपसे कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो m और v पर डिपेंड कर रही है। अब आपसे बोलेगा कि द करेक्ट रिलेशन बिटवीन k m v, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन k m v। चार ऑप्शन किस तरह से देगा, ध्यान देखो। पहला ऑप्शन इस तरह से देगा कि k इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे c लगा सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट की कोई वैल्यू भी दे सकता है, हाफ, जनरली हाफ ही देगा आपको। ठीक है ना, तो c m पावर 2 v पावर 1। ठीक है ना, यहाँ पे आपको इस तरह से देख सकता है c m पावर 1/2 v पावर -1/2। इस तरह से चार ऑप्शन देगा, और एक ऑप्शन आपका इस तरह से बना होगा, हाफ नहीं जनरली देगा, वो आपको c के टर्म्स में देगा, क्योंकि आपको यहाँ थोड़ी पता है हाफ रखना में क्या रखना है। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ इस फॉर्म में आपको आंसर लिख देना। यहाँ तो मैंने आपको बता दी क्योंकि हम लोग को भाई पता है कि यहाँ ½ mv² आता है, तो c की वैल्यू हाफ होगी, बट हमें अगर कोई दूसरा इक्वेशन दिया होगा, मान लो हमको नहीं पता है, तो वहाँ पे हमें कांस्टेंट की वैल्यू तो पता नहीं होगी, तो हमें जनरली इस फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। बात क्लियर, इसको फटाक से नोट करो। तो बच्चों यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसका अगला एप्लीकेशन किस तरह से करते हैं उसको देखते हैं।
तो अगला एप्लीकेशन समझने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने यूनिट्स की बात करी, तो यूनिट्स में हम लोगों ने जो देखी थी वो जनरल एसआई यूनिट्स देखी थी, याद है ना, मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल यूनिट्स क्या होती है, तो वो आपकी सिंपल एसआई यूनिट्स होती हैं। तो जनरली जो हम यूनिट्स लिखते हैं वो 3 टर्म्स में लिख सकते हैं। 3 टर्म्स किस तरह के हो सकते हैं, एक आपका हो सकता है एसआई यूनिट, इसी को हम बोलते हैं एमकेएस यूनिट। क्या बोलते हैं, एमकेएस यूनिट, ठीक है ना। दूसरी यूनिट हम लोग लिख सकते हैं सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। और तीसरी यूनिट लिख सकते हैं एफपीएस यूनिट, सबसे कम यूज होने वाली यूनिट है। हम लोग जनरली एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट और दूसरी सीजीएस यूनिट का यूज करते हैं। तो अब देखो ये यूनिट बेसिकली होती क्या है, ठीक है, देखो तो जो एमकेएस यूनिट होती है इसका फुल फॉर्म बेसिकली होता है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एम टेंड्स टू मीटर, के टेंड्स टू केजी और एस टेंड्स फॉर सेकेंड, ठीक है। सीजीएस में सी होता है हमारा सेंटीमीटर, ठीक है ना, जी ग्राम और एस हमारा वही सेकेंड, ठीक है। एफपीएस में जो एफ होता है वो होता है फुट, ठीक है ना। फुट कदम वाला फुट नहीं है, यूजुअली आप लोग ना तो 2 फुट 3 फुट, मतलब बेसिकली 1 फीट के लिए सॉरी फीट एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि जब प्लूरल बनाएंगे तो फीट हो जाएगा वो, ठीक है ना। पी, पी टेंड्स फॉर पाउंड, सुना है पाउंड, और एस टेंड्स फॉर सेकंड। ये सेकंड तीनों में सेम रहता है। जनरली हम लोग इन दोनों का यूज करते हैं, क्वेश्चंस में भी आपको एमकेएस या एसआई बोला हुआ है, एसआई बोल सकता है, एमकेएस बोल सकता है, दोनों चीजें बोल सकता है। तो एमकेएस या एसआई बोला होगा और आपसे सीजीएस में बोल सकता है। तो आपका इसमें यूज क्या होता है, देखो एक चीज आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर रखनी है कि जैसे मान लो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये चीजें आपको देखो बेसिकली पता होनी चाहिए, तभी चीज समझ आएंगी, ठीक है ना। कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, सॉरी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको ये बात समझ आएगी। अब देखो हम लोग डायमेंशंस का यूज करते क्या है इसमें, हम लोग डायमेंशंस का यूज करके एक यूनिट से दूसरी यूनिट में पहुंच सकते हैं, बात समझ रही। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैसे समझ सकते हैं, मान लो हमसे बोला गया, क्या बोला गया कि फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया कि हमारे पास प्रेशर दिया गया है, ठीक है ना। प्रेशर जो है उसकी जो एसआई यूनिट है, उसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज एसआई यूनिट आपको दी गई है, क्या क्या होती है हमारी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसकी एसआई इस तरह से आपको देगा कि हमारे प्रेशर की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और उसकी एसआई बोल सकता है, एमकेएस भी बोल सकता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज आपसे बोली गई कि उसकी जो सीजीएस यूनिट है, जो सीजीएस इकाई है वो क्या दी गई है आपको, वो दी गई है डाइन, डाइन जानते हो ना, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन आपकी सीजीएस में जैसे आपका एसआई में चलता है न्यूटन, उसी तरह से सीजीएस चलता है डाइन, वाली डाइन नहीं, ठीक है ना, डाइन होती है, वो डाइन होती है, ठीक है। ये सीजीएस में क्या होता है, डाइन, ठीक भाई। आपसे बोला गया कि कन्वर्ट एसआई यूनिट इनटू सीजीएस यूनिट, ठीक है ना, किसकी, प्रेशर की, आपको जो एसआई यूनिट है उसको सीजीएस यूनिट में चेंज करना। तो आपको सिंपल करना क्या है, इसको चेंज करने के लिए आपको एक काम करना है कि इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक भाई। इनकी लिखो डायमेंशंस, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी पावर -2, ठीक है, अपॉन एरिया की यूनिट क्या होती है, एल स्क्वायर, करेक्ट है। जब एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ बचेगा -1, तो क्या आ गया, एम एल पावर -1 टी रेस्ट पावर -2, करेक्ट है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, जब हमने बात करी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो ध्यान से हम लोग किस तरह से करेंगे इसको समझना। जब हम लोग एसआई यूनिट में लिखेंगे या एमकेएस में लिखेंगे तो क्या लिखा है हमने, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। इसकी जो डायमेंशन है वो हमने किस तरह से लिखी है, एम एल पावर -1 टी रेस्ट पावर -2, ठीक भाई, करेक्ट है। अब देखो किस तरह से करेंगे, जब इसको हम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, देखो इसको कहाँ लिखते हैं, इधर कर लेते हैं, जगह थोड़ी सी बनाते हैं इसको, जस्ट अ मिनट, देखो ध्यान से कि जब हम लिखेंगे 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, तब भी डायमेंशन थोड़ी चेंज होगी। डायमेंशन क्या रहेगी आपकी, एम एल पावर -1 टी रेस्ट पावर -2, ठीक है। अब जब भी हम डाइन और सॉरी जब भी हम सीजीएस में बात करेंगे तो जो एम होगा, एम का एम में होगा 10, देखो मास जो होगा वो किस में होगा, ग्राम में, मास किस में होगा,
ग्राम में, तो ग्राम लिख दो, m की जगह क्या कर दिया हमने, ग्राम। l किस में होगा आपका, सेंटीमीटर में, तो इस l की जगह कितना कर दिया, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर की पावर कितनी है, -1। ठीक भाई। t तो आपका सेकंड में ही रहेगा, तो t किस में रख दिया हमने, सेकंड में, सेकंड की पावर -2। ऑल क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसको सॉल्व करो, इक्वल लगा लो यहाँ पर, देखो ध्यान से। ग्राम को हमें चेंज करना है किलोग्राम में। किसमें चेंज करना है, किलोग्राम में। जब ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तभी हमारी सीजीएस एसआई में, और एसआई हमारी सीजीएस में चेंज हो सकती है। तो ग्राम को अगर हम किलोग्राम में चेंज करेंगे कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, 10⁻³ का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है ना, केजी। ठीक भाई। दूसरी चीज, सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे कितने का मल्टीप्लाई, 10⁻² का मल्टीप्लाई, ये हो गया मीटर में पावर -1। सेकंड तो आपका सेकंड में ही रहेगा, सेकंड पावर -2। देखो अलग अलग कर लो सबको, ये कितना हो गया 10⁻³ यहाँ 10⁻² और पावर -1, ये हो गया 10⁻²। केजी मीटर पावर -1, सेकंड पावर -2। बात क्लियर है ना। देखो ये जो लिखा हुआ है ये आपकी लिखी हुई है एसआई यूनिट में, इसका केजी मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, ये आपका लिखा हुआ है एसआई यूनिट में। और एसआई यूनिट में इसके यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया इधर 10⁻³ और 10⁻² से चला गया उधर बचा 10⁻1, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा था, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब भी हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को इसमें चेंज करेंगे तो इसको इधर भेज दो, क्या गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको इधर भेजेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, और सही कर रहा हूं ना, हाँ। तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/10⁻⁻1, और जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है। तो हमने क्या किया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया है। यहां तक बात क्लियर है। तो सिंपल आपको करना क्या था कि जो भी आपको दिया गया है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको चेंज करना, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो इसके लिखो क्या, जो भी हमें क्वांटिटी दी गई इसकी डायमेंशन लिखी, डायमेंशन का ओरिजिनल फॉर्म इसको सीजीएस में लिख दिया, सीजीएस को कन्वर्ट कर दिया एमकेएस में, और जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटीज है उसको आगे कर लिया और उसको उस तरफ हमने भेज दिया, तो हमारा बन गया इसमें रिलेशन। बात क्लियर है। तो ये आपके कुछ 1-2 एप्लीकेशंस थे। तो इसमें यूनिट एंड डायमेंशन आज फाइनली आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग बात क्या करेंगे इसमें, वेक्टर्स की। और कोई दिक्कत हो आपको अगर इस टॉपिक में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी यूज़र आईडी आपको नीचे दिख रही होगी, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, मेरा नाम वैशाख बाजपेयी, आप मुझे फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। इसमें देखो ध्यान से, एक काम करना कि इसके 1-2 अभ्यास जरूर कर लेना। अभ्यास कहाँ से करोगे, देखो एक काम करता हूँ, मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ नीचे, 1-2 क्वेश्चंस का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो आप उससे प्रैक्टिस करके देखेंगे कि मुझे किस तरह से सवालों को अप्रोच करना है। ठीक है ना, तो आप पीडीएफ फटाक से जाकर डाउनलोड करो और जो सवाल मैंने दिए हैं उसको होमवर्क के तौर पर कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बताना, फिर अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे किसी। ठीक है, तो चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में वेक्टर डिस्कस करने वाले हम लोग। तो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर समाप्त। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।